मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र झा, हेमेटोलॉजिस्ट, मिथिला हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी क्लिनिक पटना। आज हीमोफीलिया क्या है, ये कैसे बीमारी पैदा होता है और इसका क्या निदान है, इस पर क्या आज तक अपडेट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो लड़का के माँ में एक कैरियर डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है, उसके थ्रू प्रायः ये मेल बच्चा में, लड़का में ये बीमारी माँ के थ्रू आता है। और ये बीमारी, जैसे मैंने पहले बोला, आनुवंशिक होने के कारण आज तक इसका जड़ से ठीक करने का कोई दवा उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि दवा से लेके जीन थेरेपी तक की इलाज जो है हीमोफीलिया में उपलब्ध है। और हीमोफीलिया में भी खून पतला हो जाता है, और खून पतला होने के कारण जो बच्चा, जो लड़का इस बीमारी से पीड़ित होता है, उसमें या तो स्वतः या थोड़ा बहुत चोट लगने के बाद शरीर के किसी अंग में रक्तस्राव हो सकता है, और कभी कभी तो ये जानलेवा हो सकता है। ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, और पेशाब के रास्ते में, पैखाने के रास्ते में से ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप का ब्लीडिंग है वो जॉइंट ब्लीडिंग है, और घुटना में होने वाला ब्लीडिंग सबसे कॉमन है। और इस तरह से अगर घुटना के ब्लीडिंग का इलाज नहीं किया जाता है तो अपंगता भी डेवलप हो सकता है। तो आज के दुनिया में हीमोफीलिया के लिए दवाइयाँ उपलब्ध है, और हम लोग बोलते हैं इसको जो प्लाज्मा डिराइव्ड फैक्टर 8-9 और रिकम्बिनेंट फैक्टर 8-9 और स्टैंडर्ड हाफ लाइफ फैक्टर 8-9 और एक्सटेंडेड हाफ लाइफ फैक्टर 8-9। और इस साल हीमोफीलिया रोगी के लिए बहुत ही, विशेष करके हीमोफीलिया बी, चूँकि हीमोफीलिया 2 टाइप का होता है फैक्टर 9 और 8 की कमी के कारण, तो 9 वाले के लिए बहुत ही खुशी का वर्ष है। और चूँकि हम लोग 17 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं, और इस बार हीमोफीलिया बी के लिए जीन थेरेपी भी उपलब्ध हो गया है। हम आशा करते हैं हीमोफीलिया ए, जो हीमोफीलिया बी से अधिक कॉमन है, उसके लिए भी जीन थेरेपी शीघ्र उपलब्ध हो जाए। तो अभी तक जो हम लोग इलाज करते हैं, जो जिसमें चूँकि खून पतला होता है, फैक्टर 8-9 कमी होता है, तो हम लोग फैक्टर 9 ट्रीटमेंट प्रोफाइलेक्टिक रूप में या ऑन डिमांड करते रहते हैं। तो प्रोफाइलेक्टिक हुआ तो सप्ताह में 2 दिन उसको कंटिन्यूसली फैक्टर का रिप्लेसमेंट देते हैं, थेरेपी देते हैं, ताकि उसका फैक्टर का लेवल जो है 5% से ऊपर रहे और उसको स्पॉन्टेनियस स्वतः ब्लीडिंग ना हो। लेकिन प्रोफाइलेक्स देने के बाद भी, या जो प्रोफाइलेक्स पर नहीं है, वो अगर किसी कारण से उसको ब्लीडिंग होता है, तो उस थेरेपी को हम लोग ऑन डिमांड ट्रीटमेंट बोलते हैं, थेरेपी बोलते हैं। तो दोनों तरह की थेरेपी जो है सो बिहार में उपलब्ध है, और न्यू गार्डिनर हॉस्पिटल में विशेष रूप से इसका इलाज किया जाता है। और हम लोग आशा करते हैं कि शीघ्र ही जीन थेरेपी जो यूएसए में उपलब्ध हो चुका है, और एक डोज लेने के बाद भी इसमें क्योर करने का पोटेंशियल है, नहीं तो कम से कम 10 साल तक फर्दर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जीन थेरेपी करने के बाद उस बच्चा में फैक्टर लेवल इतना अधिक रहेगा कि उसको ब्लीडिंग होगा ही नहीं। तो चूँकि इन लोगों की कंडीशन बहुत ही दयनीय होती है, और इन लोगों को हर समय डर बना रहता है कि कभी ब्लीडिंग हो सकता है। और जैसे मैंने पहले बोला कि ब्रेन में हेमरेज होने के कारण जानलेवा भी हो सकता है।
तो हीमोफीलिया बी के लिए जीन थेरेपी बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। हम आशा करते हैं कि हीमोफीलिया ए के लिए भी जीन थेरेपी शीघ्र उपलब्ध हो जाए। तो हीमोफीलिया सीवियरिटी के आधार पर 3 तरह का हो सकता है, जिसमें फैक्टर 8 का लेवल लेस देन 1% हो, दूसरे में 1 to 5 हो और तीसरा में मोर देन 5% हो, द माइल्ड मॉडरेट सीवियर। और फैक्टर के डिफिशेंसी के आधार पर, जैसे मैंने पहले चर्चा किया, हीमोफीलिया ए और बी हो सकता है क्रमशः फैक्टर 8 और 9 की कमी के कारण। तो इस तरह से इस बीमारी में जागरूकता का अधिक महत्व है, क्योंकि देहात में, छोटे शहर में लोगों को ब्लीडिंग हो जाता है, लोग पता नहीं लगता है कि ब्लीडिंग किस कारण से होता है, और लोग प्रायः कोई ब्लड चढ़ाते रहते हैं और उसकी ब्लीडिंग इतनी अत्यधिक हो जाती है कि उसके लिए जानलेवा भी हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को इस पर जागरूकता करने की विशेष रूप से आवश्यकता होती है कि जो छोटे शहर के जो फिजिशियन हैं, जो डॉक्टर हैं या फैमिली मेम्बर हैं, उस बीमारी को कैसे शुरुआत में 1 साल की उम्र में ही पकड़ लें। इसके लिए हम लोगों को APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम का बड़ा महत्व है, और इसके साथ प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT भी करना चाहिए, और प्लेटलेट का भी जांच करना। अगर प्लेटलेट नॉर्मल है तो हम ये मान सकते हैं कि शायद उसमें PT बढ़ा हो, या PT ठीक है तो APTT बढ़ा। अगर APTT बढ़ा हो तो फैक्टर डिफिशेंसी की चांस काफ़ी अधिक हो जाता है। इस कंडीशन में फैक्टर 8 और 9 का असेसमेंट और एस्से करवाना चाहिए। इसके अलावा एक फिब्रिनोजेन भी होता है, उसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है। बोन विलुएंट फैक्टर की कमी से भी ब्लीडिंग हो सकता है, लेकिन जो सबसे कॉमन है, जो अधिक सीवियर है टाइप का ब्लीडिंग होता है, जो खून पतला होने के कारण फैक्टर 8, 9 है। तो इसमें APTT टेस्ट का बहुत ही महत्व है, और एक APTT टेस्ट कराने से हम लोग को ये आइडिया लग सकता है कि उसमें फैक्टर 8, 9 की कमी है। लेकिन टेस्ट से पहले क्लिनिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमको ये पता लग जाए कि उस बच्चे के मामा में या कोई उसके और कज़न में ये बीमारी है, चचेरा भाई में या मामा में ये बीमारी है, तो इससे हमको ये सहूलियत होगी कि उस फैमिली में ये जेनेटिकल इनहेरिटेंस हुआ है, और तो उस कंडीशन में विशेष रूप से हमको APTT टेस्ट कराना चाहिए, ताकि अर्ली डायग्नोसिस इज ऑलवेज बेटर फॉर प्रिवेंट द डिसेबिलिटी, अपंगता रोकने के लिए और जान बचाने के लिए। तो इस तरह की जो बातों का हम लोग प्रचार प्रसार करते रहते हैं, और इस सोशल मीडियम के माध्यम से हम सोचते हैं कि ये घर घर तक, गाँव तक ये मैसेज जाएगा। ये जो हीमोफीलिया भी एक कॉमन बीमारी है, और इसका कैसे फैमिली हिस्ट्री के आधार पर, कैसे APTT टेस्ट का आधार, फैक्टर 9 टेस्ट के आधार पर इसका शुरुआती दौर में ही डायग्नोसिस करके और रेफरल सेंटर जहाँ ये दवा उपलब्ध है उसका इलाज किया जाए, ताकि हम लोग डिसेबिलिटी फ्री हीमोफीलिया की जो सपना है उसको साकार कर सकें। धन्यवाद।